तो जय हिंद बच्चों, कैसे हो। मेरा नाम समीर और मैं आपका स्वागत करता हूं आर के स्टडी पॉइंट 99 के इस प्रारंभ बैच में, जिसका आज हमारा सेकंड लेसन हम शुरुआत करने वाले हैं, जिसका नाम है अमल, शार और लवन। आपने अपनी छोटी क्लासों में भी इसके बारे में पढ़ा होगा, और नहीं भी पढ़ा तो मैं आपको छोटी वाली क्लासों से भी रिलेट करते हुए पढ़ा दूंगा, तो टेंशन मत लेना दोस्तों, ठीक है। देखो, अमल आएगा, शार आएगा, लवन आएगा, ये तीन वर्ड आएंगे। तो ये तीन वर्ड है क्या, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए ना। तो पहले अपने ये देखते हैं कि अमल और शार क्या है, लवन तो बाद में आ जाएगा, है ना। तो अमल क्या है और शार क्या है, अगर हमें ये बात पता है ना तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अमल कैसे होते हैं, देखो अमल होते हैं स्वाद में खट्टे। कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे, तो ये होते हैं खट्टे। तो शार कैसे होते हैं सर, शार होते हैं स्वाद में कड़वे। अच्छा, कड़वे होते हैं सर करेला भी कड़वा है, उसके अंदर वो शार है कि सर, नहीं। देखो, हर एक कड़वी चीज शार नहीं होती, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो जो खट्टे होंगे वो अमल है और जो शार है वो कड़वे है, ये बात आपको याद रखनी है। सर और कुछ भी बता दो। जो अमल होते हैं ना, जैसे आप इन्हें पानी में डालोगे, जैसे ही आप इन्हें पानी में डालोगे, ये आप शार में डालते हो, तो ये क्या करते हैं, अपने H+ आयन देते हैं। ये क्या देते हैं, H+ आयन निकालते हैं, H+ आयन देते हैं, रिलीज करते हैं, है ना, देते हैं। ये H+ आयन देते हैं। H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन, है ना, तो ये हाइड्रोजन आयन देते हैं। सर ये क्या करते हैं, तो ये क्या करते हैं बच्चों, ये हाइड्रोजन आयन नहीं देते, ये OH- आयन देते हैं। और OH- आयन क्या होते हैं, मैंने आपको इनका नाम बताया था। देखो OH-, तो ये दो चीजों से बना है, एक तो ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, इसलिए इसका नाम हो जाता है हाइड्रोक्साइड। क्या हो जाता है, हाइड्रोक्साइड। तो इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन। क्या है, हाइड्रोक्साइड। तो शार क्या करते हैं, ये हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। ये बात आपको याद रहेगी। हाँ सर, ये भी याद रहेगी सर, पक्का। और भी कुछ है क्या सर। हाँ बच्चों, ये अमल होते हैं ना, ये क्या करते हैं, एक लिटमस पेपर आता है, अभी मैं बताऊंगा लिटमस पेपर क्या होता है। एक लिटमस पेपर आता है, ये क्या करते हैं, लिटमस पेपर को ना, लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं। तो देखो, अमल में ला है ना, तो ये लाल कर देता है। क्या कर देता है, लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अगर मान लो कोई पहले से ही लाल हो, फिर क्या होगा सर, तो वो लाल ही रहेगा, ठीक है। शार क्या करते हैं, शार जो होते हैं वो लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, नीला। अगर मान लो वो पहले से ही नीला हो सर, और मैं शार डाल दूं, फिर क्या होगा, फिर वो नीला ही रहेगा, है ना। और क्या होता है सर, इनकी जो pH होती है ना, जो अमल होते हैं इनकी pH होती है, इनकी जो pH होती है वो कितनी होती है, 7 से कम होती है। सर ये pH क्या होती है, ये भी बता देना। अरे बताऊंगा यार, टेंशन नहीं लेनी। इनकी pH कितनी होती है, इनकी pH होती है 7 से ज़्यादा। तो बेसिक अगर अपने अमल और शार में अंतर देके पेपर में आए तो आप क्या लिखोगे, ये स्वाद में खट्टे है, ये स्वाद में कड़वे है। ये H+ आयन देते हैं जब इन्हें पानी में घोलते हैं या बेस में घोलते हैं, और ये क्या देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, OH- आयन देती है। ये लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, ठीक है, और ये लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। इनकी जो pH होती है वो 7 से कम होती है, जबकि इनकी जो pH होती है वो 7 से ज़्यादा होती है। बाद में आप उदाहरण दे सकते हो कि अमल के उदाहरण कौन से हैं, है ना, तो उदाहरण भी आपको याद होने चाहिए। देखो ये मैं यूज़ करूँगा अभी जब मैं पढ़ाऊँगा आपको, अपने क्या करेंगे, यूज़ करेंगे इन्हें। जैसे कि HCl का नाम क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो ये आप खुद से लिखना, खुद से। और क्या होगा, H2SO4 को क्या कहते हैं, अपने H2SO4 को अपने क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। और कुछ भी यूज करेंगे क्या सर एसिड के रूप में। हाँ बच्चों, एक और आ जाएगा, देखो एक और याद कर लेना मेरे लिए, एक होगा नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड को लिखते हैं HNO3 से। किससे लिखते हैं, HNO3 से। सर मुझे बेस की भी तो उदाहरण दे दो। हाँ बच्चों, बेस की भी उदाहरण दे ही देते हैं आपको, आप बोल रहे हो इतना। तो एक आपके सामने आएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैंने बताया इसे हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ये सोडियम है, तो पूरे का नाम क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक आपको देगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या देगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम है और फिर हाइड्रोक्साइड है, तो इसे क्या कहते हैं,
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। इसका भी एक नाम होता है, इसका भी एक नाम होता है। इनका क्या नाम होता है वो जब हम लेसन पढ़ेंगे तो उसके बीच में सीखेंगे। सर और भी दे सकता है क्या? हाँ बच्चों, एक और दे सकता है, एक दे सकता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा सर ये भी दे सकता था। और क्या दे सकता है? एक और याद रख लेना मेरे लिए, एक होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों कम से कम इतने एग्जाम्पल तो आपको याद होने चाहिए। ऐसा नहीं है और नहीं है, अपने रिएक्शन में इनका यूज करने वाले, इसलिए मैंने ये बताया है। देखो इनके अंदर OH है, इसके अंदर भी OH है, इसके अंदर भी OH है, तो जितने भी एसिड होंगे वो OH आयन देंगे, जितने भी बेस होंगे वो OH माइनस आयन देंगे। और जितने भी अगर एसिड देखते हो इसमें H है, इसमें भी H है, इसमें भी H है, तो ये H प्लस आयन देंगे। सर हर एक चीज जिसमें हाइड्रोजन हो वो एसिड है क्या? नहीं बच्चों, हर एक चीज जिसमें हाइड्रोजन हो वो एसिड हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि मेन बात क्या है कि वो हाइड्रोजन को निकाले। अगर वो हाइड्रोजन को निकाल ही नहीं पा रही तो एसिड कैसे हो जाएगी? तो ये बात आपको याद होनी चाहिए। सर एक आपने बोला था आप मुझे अभी लिटमस पेपर के बारे में बताओगे, ये लिटमस पेपर क्या होता है? तो मैंने बोला ना बताऊंगा, तो बताऊंगा मैं आपको लिटमस पेपर क्या होता है। देखो एक पौधा होता है, एक पौधा होता है, क्या होता है? पौधा लाइकेन होता है। क्या होता है? लाइकेन होता है। स्पेलिंग अगर इंग्लिश में लिखते तो LICHEN होती है, लाइकेन होता है। ठीक है, पौधों को ना वर्गीकृत किया गया, बांटा गया है कि कुछ पौधे आए थे वो शुरुआत में आए थे, कुछ पौधे आए थे वो बाद में आए थे, है ना, ऐसा हुआ था ना। तो जो शुरुआत के कुछ पौधे थे ना उन्हें अपने क्या नाम देते थे? थैलोफाइटा। क्या देते थे? थैलोफाइटा। ठीक है, क्या नाम देते थे? थैलोफाइटा। तो ये थैलोफाइटा समूह के पेड़ है, लिटमस जो लाइकेन है ये थैलोफाइटा के क्या है के अंदर आते हैं। ये उस टाइप के पेड़ है, उस टाइप के पेड़ है। सर इनका रंग कैसा होता है? सर ये पर्पल रंग की होती है, पर्पल डाई होती है। कैसी होती है? बैंगनी रंग की डाई होती है, तो ये पर्पल डाई होती है। तो ये बात आपको याद है कि कैसी डाई होती है? पर्पल कलर की होती है। ठीक है, लिटमस पेपर लाइकेन नाम के पौधे से निकलता है जो थैलोफाइटा समूह का पेड़ है, और ये पर्पल रंग का होता है। अच्छा सर ये पर्पल रंग का होता है। और भी सर किसके काम आता है? हाँ ये प्रदूषण को देखने में भी काम आता है, तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है सर, फिर मैंने तो सुना था लाइकेन लाल, अमल लाल को नीला करता है या नीले को लाल करता है, ऐसा कुछ सुना था। तो लाल ये तो पर्पल रंग का है ना, तो पर्पल रंग को आप चेंज नहीं कर सकते क्या? पर्पल रंग को भी चेंज कर सकते हो, कितनी सारी चीज़ें होती है, तो आप पर्पल रंग की जगह भी चेंज कर सकते हो, लेकिन ये नेचुरली पर्पल रंग का होता है, आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है सर, एक पीएच वर्ड भी आया है, ये पीएच क्या होता है? तो बच्चों पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेना बेहतरीन तरीके से, या इसे लिखना अच्छे तरीके से। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखना पीएच के बारे में देखते हैं, ये पीएच क्या है ना। तो अभी देखते हैं ये पीएच क्या है। पीएच क्या है? देखो पीएच में एक चीज़ तो आपको पता है, एक चीज़ तो हाइड्रोजन है या नहीं है? है सर। सर हाइड्रोजन है तो पी का मतलब क्या है ये भी तो पता होना चाहिए ना। हाइड्रोजन तो आ गया, लेकिन उसका करूँगा क्या मैं? मुझे पी के बारे में नहीं पता। तो देखना पीएच के बारे में जानते हैं सबसे पहले। पी का मतलब होता है पावर। क्या होता है? पावर। और पावर ये जिस साइंटिस्ट ने दिया था वो जर्मनी का था, तो उसने पावर की जगह पोटेंस शब्द यूज किया था। क्या? पोटेंस। ठीक, तो पोटेंस शब्द यूज किया था। और ये किसका पोटेंस है? ये पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की पावर है। किसकी पावर है? हाइड्रोजन की। ठीक है, पोटेंस यानी पावर। और ये कैसा वर्ड है? ये जर्मनी का वर्ड है। ये पीएच सर ये है क्या? पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। देखो इसे भी जानने से पहले आपको देखो एक और चीज जाननी पड़ेगी। तो इससे भी जानने से पहले एक शब्द आएगा आपके सामने, ये शब्द रहने देना, इसके लिए जगह छोड़ देना कुछ, ये आएगा अभी मैं समझाऊंगा। इससे पहले आपके लिए आएगा इंडिकेटर शब्द, क्योंकि अगर ये समझना है तो आपको ये चीज आनी चाहिए। ये इंडिकेटर क्या है? इंडिकेटर क्या है? इंडिकेट करना, बताना। क्या बताना? आपने क्या पढ़ रहे हैं? एसिड बेस। तो इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर वो चीज होती है तो जो बताती है, क्या बताती है कि कौन सी चीज एसिड है या कौन सी चीज बेस है, तो उसे क्या कहेंगे? इंडिकेटर कहेंगे। और पूरा नाम बोले तो क्या होगा उसका? एसिड बेस इंडिकेटर, या ऐसा इंडिकेटर, ऐसा सूचक, ऐसा सूचक। सूचक यानी बताने वाला, सूचना देने वाला। किसकी सूचना देता है? जो सूचना देता है कि कौन सी चीज अमल है या कौन सी चीज क्षार है, उसे क्या कहते हैं? एसिड बेस इंडिकेटर या इंडिकेटर कहते हैं। तो डेफिनेशन ये लिखोगे, ऐसा सूचक जो बताता है हमें, क्या बताता है कि कौन सी चीज एसिड है या कौन सी चीज बेस है, उसे क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं, या अमल क्षार सूचक कहते हैं।
ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। देखो नाम में ही हर एक चीज़ छुपी होती है, दिमाग खोलो अपना और समझो। तो ये चीज़ समझ आ गई। सर ये तो समझ आ गया ये इंडिकेटर, लेकिन है कौन कौन से, पता इंडिकेटर है कौन कौन से ये बताओ मुझे। तो ये बताते हैं। देखो इंडिकेटर दो मिलेंगे आपको, कुछ मिलेंगे कलर के बेस के ऊपर, यानी क्या होगा, जैसे ही आप इन्हें एसिड या बेस में डालोगे, अम्ल या क्षार में डालोगे, ये अपना कलर चेंज कर लेंगे, ठीक है। कुछ इंडिकेटर ऐसे होंगे जिन्हें अम्ल और क्षार में डालेंगे और वो क्या कर लेंगे, अपने ऑर्डर को चेंज कर लेंगे। ऑर्डर यानी क्या होता है, कलर यानी रंग, ऑर्डर यानी गंध, गंध यानी स्मेल। तो ये अपनी स्मेल को, अरे स्मेल का मतलब बदबू नहीं होता, स्मेल का मतलब गंध होता है। तो तुम अपने क्या, अपने इंग्लिश की बात लगा रखी है उन्होंने, ठीक है। तो ये याद रखना, कोई बात नहीं है, लगाए रखो उसकी बात। तो एक होता है कलर, देखो मैं भी कलर पढ़ने वाला था, एक होता है कलर और एक होता है ऑर्डर। तो कुछ होते हैं एसिड और बेस में डालने के बाद में अपने कलर को चेंज कर लेते हैं, और कुछ ऐसे सूचक होते हैं जिन्हें अपने एसिड और बेस में डालते हैं और वो क्या कर लेते हैं, अपने गंध को चेंज कर लेते हैं। देखो ये भी हो सकता है कि नेचुरल मिल जाए, कि कुछ ऐसे सूचक होंगे जो नेचुरल होंगे और उन्हें मैं जैसे ही डालूंगा एसिड या बेस में, अम्ल या क्षार में, वो अपना रंग चेंज कर लेंगे। कुछ होते हैं सिंथेटिक, क्या होते हैं, सिंथेटिक, ठीक है। वैसे ही कुछ होते हैं नेचुरल और कुछ होते हैं सिंथेटिक। देखो ये नाम मात्र के है, क्यों इन्हें और क्यों नहीं बनाया साइंटिस्ट और ने, देखो बारी बारी सूंघोगे तो यही काम रह गया कि रंग को देखना आसान है, सूंघना आसान है, रंग को देखना आसान है, इसलिए ना ये सिंथेटिक इतने बने नहीं हुए, नकली से है। बस कुछ एक है जैसे एस्टर है जिनका उपयोग अपने कर लेते हैं, अपने पढ़ने भी नहीं है ये, ठीक है। कुछ होते हैं सिंथेटिक, सिंथेटिक यानी जो संश्लेषित किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। नेचुरल यानी प्राकृतिक रूप से मिलने वाले। सर ये नेचुरल वाले कौन से होते हैं, मुझे तो ये बता दो पहले। तो आपने हल्दी लगाई होगी, खाई तो होगी सब्जी में डाल के हल्दी, ये हल्दी नेचुरल है। हाँ बच्चों ये हल्दी नेचुरल है। आपने देखा होगा ये हल्दी होती है ना, हल्दी, मैं यहाँ पे एसिड लिखूँ, देखो एसिड, यहाँ पे लिखूँ बेस। ये क्या करती है, ये हल्दी क्या करती है, ये हल्दी अगर एसिड में डली हुई है तो ये पीले रंग की रहेगी। कैसी रहेगी, पीले रंग की। लेकिन जैसे अगर बेस में डाल दी जाए ना तो इसका रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। सर ये तो कुछ सुना सुना लग रहा है। मेरे कपड़े पर एक बार सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, उसके ऊपर सब्जी गिर गई थी और वो ना क्या हो गया था, वो पीला पीला सा हो गया था यहाँ पे। लेकिन जैसे ही मम्मी ने साबुन चलाई वो लाल हो गया। तो सर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बच्चों वो साबुन थी ना, वो क्षार थी। जब वो साबुन थी वो क्षार थी, तो वो क्या कर देगी, उसमें हल्दी हो जाएगी लाल रंग की, इसलिए आपकी शर्ट लाल रंग की हो गई थी। फिर सर्फ एक्सेल मंगाया था आपने, है ना, वो ऐड आती है दाग अच्छी है, तो दाग अच्छे नहीं है भाई, साफ नहीं होते बाद में, ठीक है। तो एक हल्दी होगी। सर एक हल्दी है क्या, एक लिटमस पेपर भी तो है यार, नेचुरल मिलता है। देखो नेचुरल लिटमस पेपर, लिटमस पेपर के बारे में कौन नहीं जाता भाई। लिटमस पेपर एसिड में डालने पर लाल हो जाता है नहीं है, और बेस में डालने पर कैसा हो जाता है, सर अभी पढ़ के आया था लेकिन अब याद नहीं आ रहा सर, नीला हो जाता है ना, नीला हो जाता है। सिंथेटिक में सर कौन से याद करूं, सिंथेटिक में कौन से याद करूं सर, सिंथेटिक में आपको एक याद रखना है, मैथिल ऑरेंज, मैथिल ऑरेंज। सर ये मैथिल ऑरेंज क्या होता है, ये भी रंग बदलता है, हाँ ये भी रंग बदलता है। इंसान रंग बदल सकते हैं, ये नहीं बदल सकते क्या। तो ये एसिड में देखना, एसिड और बेस लिखता हूं, ये जो मैथिल ऑरेंज है ना, ये क्या होगा, ये एसिड में जब तक है, एसिड में, तो ये होता है लाल रंग का, यानी अम्ल में है जब ये, तो ये होता है लाल रंग का। और जब इन्हें क्षार में डाल दिया जाता है तो ये कैसा हो जाता है, ये पीले या ऑरेंज रंग का, नारंगी रंग का हो जाएगा, ऑरेंज रंग का, संतरी रंग का हो जाएगा अगर बोले तो। सर अच्छा कैसे याद रखूं सर मैं, तो देखो मैंने क्षार हर एक बार बाद में लिखा है, तो वो ऑरेंज लिखा है, तो ये ऑरेंज रंग का हो गया। दूसरा सर ये अम्ल है, ये अम्ल है, ये लाल रंग का है, ये कैसे याद रखूंगा, तो अम्ल में लय है, लाल में भी लय है और मैथिल में भी लय है। यानी जब मैथिल ऑरेंज डालते हैं तो अम्ल होता है वो लाल में हो जाता है। सर पीले में भी तो लय है, लेकिन इसमें दो लय है देखो, तो ये याद रखना है। फिर आएगा फिनोफ्लेथीन, फिनोफ्लेथीन, ठीक। ये फिनोफ्लेथीन क्या होता है, जो फिनोफ्लेथीन होता है जब इन्हें अम्ल में डाला जाता है तो कोई रंग नहीं देते, ये रंगहीन होते हैं, कोई रंग नहीं देते।
लेकिन जैसे ही अपने इन्हें बेस में डालेंगे तो सिस्टम ही चेंज हो जाएगा। क्या रंग हो जाएगा इनका? पिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पिंक, गुलाबी। देखो इसमें भी पिंक में पी है और फिनोफ्लेथिन की स्पेलिंग भी पी से स्टार्ट होती है, तो याद रहेगी ये बात, पी से पिंक, पी से फिनोफ्लेथिन। और कहाँ पे हुआ था? बेस में, क्योंकि अमल में तो ये रंगहीन था। ठीक है, तो ये याद रख सकते हो। अब इस ये कैसे याद रखी ये रंगहीन था? देखो अमल को इंग्लिश में कहते हैं एसिड, एसिड में CID छुपा है, CID। अब CID जब करती थी तो फिनोल्फ्लेथिन कहते हैं, इसे लय हो रहेगा वैसे अगर सही से लिखो तो क्या होगा? क्या होगा यहाँ पे कि आपने देखा होगा CID क्या करती थी? वो खुशबू से ही पहचान लेती थी या रंग देख के ही पहचान लेती थी क्या कि ये जुर्म किसने किया है ना? आपने CID देखा होगा। तो वो फिनोल की खुशबू से या रंग से ही पहचान लेती थी। क्या पहचान लेती थी? कि ये क्राइम किसने किया है। तो वैसे इसका गेम है कि अमल में CID है और यहाँ पे रंग शब्द आ गया, यानी यहाँ पे ये फिनोफ्लेथिन, फिनोल क्या होगा? रंगहीन होगा। फिनाइल, फिनोल से फिनाइल याद रख लोगे, है ना? तो ये रंगहीन होगा। यहाँ से समझ आ गया? तो ऐसे समझ सकते हो। सर इतना ही पढ़ना है क्या? इतना ही पढ़ना है? नहीं सर, नेचुरल में और भी चीज़ें हैं क्या? हाँ बच्चों, नेचुरल में चीज़ें तो बहुत है, याद होनी चाहिए। सर वो याद कैसे करेंगे? तो उसे चलो याद तो खुद से ही करना पड़ेगा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ नेचुरल में, कलर वाली में। जैसे कि एक होता है हाइड्रेंजिया, हाइड्रेंजिया नाम का एक होता है पेड़। एक होता है पेटूनिया, एक होता है लाल पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी। इसका उपयोग होता है ना, इन तीनों का उपयोग भी अपने किस में करते हैं? एसिड और बेस को जानने के लिए करते हैं। तो ये बात भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ये भी नेचुरल और कलर बेस में आ जाते हैं, लेकिन अपने को ये याद नहीं रखने की ये करता क्या है। याद अपने को इतना ही रखना है। सर मुझे तो ये बताओ गंध वाली में, स्मेल वाली में, तो स्मेल वाली में बच्चों आपको याद क्या रखना है? नॉर्मल सी बात याद रखनी है। एक होगा आपका प्याज, एक होगा आपका वेनिला, वेनिला, ठीक है, और एक क्या आ जाएगा? एक आपका आ जाएगा लौंग, लौंग का तेल। ये लौंग का तेल आपको दिख रहा होगा वरना लिख लेना। ये तीनों क्या होते हैं? ये जब तीनों है ना, इन्हें एसिड में डाला जाता है तो इनकी गंध सेम रहती है। अभी जैसे प्याज की खुशबू आ रही है, आप एसिड में डाल दोगे तो भी वैसी आएगी। वेनिला से जैसी खुशबू आ रही है, आप एसिड में डाल दोगे वैसी आएगी। लौंग के तेल से जैसे खुशबू आ रही है, आप एसिड में डाल दोगे वैसी आएगी। तो जब इन्हें एसिड में डाला जाता है इनकी गंध बनी रहती है, गंध बनी रहती है। लेकिन जैसे इन्हें अपने क्षार में डालते हैं ना, क्षार में डालते हैं, बेस में डालते हैं, बेस में डालते हैं, तो क्या होता है? इनकी गंध होती है वो गायब हो जाती है। ये अपनी स्मेल को लूज कर देते हैं, है ना? तो आपको ये ऑर्डर वाली में याद रखना है। सर ये तो पता लग गया, सिंथेटिक याद रखना है। तो सिंथेटिक आपको ऑर्डर वाली में याद नहीं रखना, आपको इतना ही याद रखना है। तो इंडिकेटर क्या होता है? सर एक वर्ड आया था जब मैं पढ़ रहा था खुद से, एक वर्ड आया था। क्या वर्ड आया था? यूनिवर्सल इंडिकेटर। सर यूनिवर्सल इंडिकेटर ये क्या होता है? यूनिवर्सल इंडिकेटर इसे कहते हैं सार्वत्रिक। सार्वत्रिक, सार्वत्रिक यानी हर जगह, जो यूनिवर्स में हर जगह हो, सार्वत्रिक इंडिकेटर यानी सूचक। ये क्या, किस बला का नाम है सर? ये भी बता दो। देखो सार्वत्रिक यानी सिंपल सी बात है, जो बहुत सारी चीज़ों से, जो यूनिवर्स की हर एक चीज़ से बनी हो। तो देखो ऐसे सूचक जो बहुत सारे सूचकों से मिलकर बने हो, यानी उसमें एक सूचक नहीं है, बहुत सारे सूचक है। ठीक है, ऐसे सूचक को क्या कहते हैं? सार्वत्रिक सूचक कहते हैं। तो ये क्या है? ये अनेकों सूचक से मिलकर, ये ऐसे सूचक होते हैं जो अनेक सूचकों से मिलकर बने होते हैं। ये बात आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, और इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं? अपने इसका यूज़ करते हैं एसिड और बेस का पता लगाने में कि कौन सी चीज़ अम्ल है और कौन सी चीज़ क्षार है। और ये और अच्छे तरीके से बताता है, ये और अच्छे तरीके से बताता है कि कौन सी चीज़ एसिड है और कौन सी चीज़ बेस है। तो आपको इतना तो याद होना चाहिए कि इंडिकेटर क्या होता है, कितने टाइप का, एक कलर बेस पर होता है, एक गंध बेस पर होता है। ये दोनों ही नेचुरल और सिंथेटिक में बांटे जाते हैं। नेचुरल में आपको याद रखने हैं हल्दी, लिटमस पेपर, हाइड्रेंजिया, पेटूनिया, लाल पत्ता गोभी। और याद आपको ये दो रखने हैं कि हल्दी क्या करती है? पीले को लाल कर देती है। लिटमस पेपर लाल को नीला लाल और नीले में बदलता है। ठीक है, सिंथेटिक में आपको क्या याद रखना है? एक तो मैथिल ऑरेंज के बारे में याद रखना है,
एक फिनोल्फिलेथिन के बारे में रखना है कि जब मैथिल ऑरेंज को अम्ल में डालेंगे तो ये लाल हो जाएगा, और जैसे इसे क्षार में डालेंगे तो पीले रंग का या नारंगी रंग का हो जाएगा। फिनोल्फिलेथिन को जैसे ही अम्ल में डालेंगे तो रंगहीन हो जाएगा, और जैसे ही इसे अपने क्षार में डालेंगे तो पिंक रंग का हो जाएगा, क्योंकि फिनोल्फिलेथिन की स्पेलिंग पी से स्टार्ट होती है। ऑर्डर की बेस पर देखिए, गंध के बेस पर तो हमने देखा नेचुरली पढ़ना है हमें। नेचुरल में 3 चीज़ें पढ़ी अपनों ने, एक अपनों ने क्या पढ़ी, प्याज, एक अपनों ने पढ़ी वेनिला, एक अपनों ने पढ़ा लौंग का तेल। इन्हें एसिड में डाला जाता है तो इनकी गंध बनी रहती है, और जैसे ही इन्हें अपने बेस में डालते हैं तो इनकी गंध है वो गायब हो जाती है। इतनी बात आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद में मैंने आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर बताया कि ये क्या होता है, कि ऐसा इंडिकेटर जो बहुत सारे सूचकों से, बहुत सारे इंडिकेटर से मिलकर बना हो, उसे यूनिवर्सल, यूनिवर्स के हर एक इंडिकेटर वाली बात है जो हर एक जगह लग जाए, उसे यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। सर ये बातें बता दी, इसके लिए बताई सर? हाँ बच्चों, इसके लिए बताई। क्यों बताई? क्योंकि अब पहले फोटोकॉपी कर लो, इसके मन में फोटोकॉपी कर लो, पेजों में तो करते रहोगे हाथों से, ठीक है। तो सर ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये पीएच तो अभी समझ ही को नहीं आयो सर। तो बताऊंगा, देखो अब भी बताते हैं, देखो अब भी बताते हैं बच्चों, टेंशन तो लेनी नहीं है, मौज मस्ती के साथ पढ़ो और आसानी से पढ़ो। तो देखो ये पीएच क्या है, ये पीएच भी एक इंडिकेटर है। कैसा इंडिकेटर? ये यूनिवर्सल इंडिकेटर है। कैसा इंडिकेटर है? यूनिवर्सल। इसके लिए सर इतनी सारी बातें बताई, हाँ किताबों में भी लिखी है वैसे। तो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये क्या है? यूनिवर्सल इंडिकेटर। यानी क्या करता है, ये बहुत अच्छी तरीके से बताता है कि कौन सी चीज़ एसिड है या कौन सी चीज़ बेस है। तो ये बात याद होनी चाहिए। सर ये बताओ कि अगर हाइड्रोजन आयन को अगर मैं ज़्यादा कर दूं, मान लो कोई चीज़ है और वो हाइड्रोजन आयन को छोड़ रही है, कोई चीज़ है और वो हाइड्रोजन आयन को छोड़ रही है, और वो पानी में उसे ज़्यादा छोड़ रही है, या मान लो मैंने एसिड को बेस में मिलाया और वो ज़्यादा हाइड्रोजन आयन छोड़ रहा है, ज़्यादा छोड़ रहा है, तो उसकी पीएच कम होगी ज़्यादा, तो उसकी पीएच बच्चों कम होगी, कम होगी। ये बात याद रखिए, क्योंकि पावर, हाइड्रोजन की पावर क्या है कि देखो हाइड्रोजन को जुड़ा रहना चाहिए था, लेकिन हाइड्रोजन टूट गया तो उसकी पावर कमजोर है ना, इसलिए पीएच कम हो गई, ठीक है। अगर मान लो कोई चीज़ हाइड्रोजन आयन को सर ज़्यादा नहीं कम निकालती, फिर क्या होता? तो ये पीएच होती ना, पीएच, जो ये पीएच है ये बढ़ जाती, ये पीएच बढ़ जाती। अच्छा सर ऐसे होता है? तो सर मैं ऐसा कुछ कह सकता हूँ कि जो पीएच होती है वो व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा होती है। किसके उल्टा होती है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की। सर ये सांद्रता का मतलब क्या होता है? सांद्रता का सिंपल सा मतलब है कोई चीज़ कितनी ज़्यादा घुली हुई है, उसे ही क्या कहते हैं? सांद्रता। कि मैंने एसिड को मैंने पानी में मिलाया तो वो H+ छोड़ेगी, और ये H+ घुले होंगे पानी में, तो कितने ज़्यादा है, कोई चीज़ कितनी ज़्यादा घुली हुई है, इसी को अपने क्या कहते हैं? सांद्रता कहते हैं, और सांद्रता को ब्रैकेट से दिखाते हैं। तो H+ आयन की अगर सांद्रता बढ़ती है, H+ आयन ज़्यादा घुलते हैं पानी में, ज़्यादा निकलते हैं, तो अपने कहेंगे क्या कि पीएच कम है। और अगर H+ आयन कम निकलते हैं तो पीएच ज़्यादा है। सर ये कैसे हुआ, उल्टा कैसे है? तो आपने देखा अगर मैं 10 को 2 से भाग करूं और मैं 10 को 5 से भाग करूं तो क्या होगा? अगर मैं 10 को 2 से भाग करता हूं तो 5 आंसर आएगा, अगर मैं 10 को 5 से भाग देता हूं तो 2 आंसर आएगा। यानी क्या हुआ, जब आप नीचे वाली चीज़ को बढ़ा देते हो, 2 से 5 करते हो, तो आंसर छोटा हो जाता है। इसलिए जब ये चीज़ छोटी होती है ना, नीचे वाली चीज़ छोटी होती है तो उत्तर बड़ा आता है, पीएच बड़ा आएगा। जब नीचे वाली चीज़ छोटी होगी, देखो इसमें छोटी थी तो आंसर बड़ा आया, क्या आया? आंसर बड़ा आया। इसलिए जब H+ आयन कम निकलते हैं तो पीएच ज़्यादा होती है। ये बात याद रखनी है। सर ये पीएच होती तो ठीक है, सर ये कितने से कितने तक होती है? तो बच्चों ये 0 से 14 तक होती है, 0 से 14 तक, ठीक है। कैसे याद रखोगे? 7 बीच में आएगा, 7 क्या आएगा? बीच में, 0 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा 14, ऐसे करके, ठीक है। इस साइड जितनी भी चीज़ें होगी ना, इस साइड वो क्या होगी? 7 से जो कम होगी, 7 से कम होगी जो, वो क्या होगी? वो अमल होगी। क्या होगी? अमल होगी। और जो चीज़ 7 से ज़्यादा होगी वो क्या होगी? क्षार होगी। क्या होगी? क्षार होगी, बेस होगी। ये बात समझ आ गई? सर इसमें H+ आयन कम होंगे या ज़्यादा? तो देखो कोई चीज़ जितने H+ आयन ज़्यादा निकालेगी उसकी पीएच उतनी ही कम होगी, ठीक है। और कोई चीज़ अगर OH- आयन ज़्यादा निकालेगी फिर, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, देखो H+ आयन और OH- उल्टे होते हैं। यानी देखो H+ आयन बढ़ता है तो पीएच घटती है ना, लेकिन जब ये दोनों उल्टे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों सीधे हो जाएंगे।
यानी क्या होगा, OH माइनस आयन अगर बढ़ेगा ना तो pH भी बढ़ेगी, तो ये बढ़ता है तो pH भी बढ़ती है। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि अम्ल क्या है, क्षार क्या है और ये pH क्या है। सर pH समझ आ गई। सर ये कौन सा साइंटिस्ट था जिसने ये हमारे ऊपर इतनी बोझ को रख दिया सर? तो इसका नाम था सोरेनसन। क्या नाम था? सोरेनसन। सर सो रहा था क्या ये? हाँ बच्चों, ये बोल रहा था कि जो मेरे आने वाले सन है ना, उनके लिए मैं शोर मचा के चल जाऊंगा, और ये मचा के चल गया तुम्हारे लिए, और तुम्हें याद करने के लिए छोड़ गया। सर ये pH किसके ऊपर बेस है? तो pH मैंने आपको बता दिया, ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऊपर निर्भर करता है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऊपर, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऊपर डिपेंड करता है ये कि कितने हाइड्रोजन आयन है। ये बात समझ आ गई? सर ये तो समझ आ गई। सर कुछ pH तो बता दो हमें। ये तो समझ आ गया, मिटो दूं इससे बच्चों? हाँ मिटो देता हूं। सर ये बताओ मुझे, तो ये तो मैं कर लूँगा, मुझे तो ये बताओ, आप क्या बताओ कि सर ये pH किसकी कितनी होती है, कि मुझे तो ये याद करना है कि लार की pH कितनी है, अपनी बॉडी की pH कितनी है। ठीक है, तो बच्चों यही करते हैं, टेंशन नहीं लेने का। तो देखो अपनी जो बॉडी होती है ना, बॉडी होती है, अपना शरीर होता है, अगर उसे काम करना है, बॉडी की pH, अब मैं उदाहरण दे रहा हूँ, देखो सबकी बॉडी की pH ये कितनी होती है? ये होती है 7 से 7.8। यानी अगर इतनी pH है ना तो अपना बढ़िया शरीर काम करेगा बढ़िया तरीके से। सर अपने ब्लड की pH कितनी होती है, खून की, रक्त की pH कितनी होती है? तो ब्लड की pH कितनी होती है बच्चों? ब्लड की होती है 7.4। सर इतनी रहती है कि देखो आगे पीछे थोड़ा बहुत चलता है, आगे पीछे थोड़ा बहुत चलता है। ठीक है, तो ये याद रखना। सर ये बताओ, ब्लड भी समझ आ गया, ये लार की pH क्या है? तो लार थोड़ी ना, लार ये एसिडिक होती है, ये क्या अम्लीय होती है, ये खाने को अम्लीय करती है। तो लार की pH कितनी होती है? 6.5। क्योंकि देखो मैंने बोला अगर कोई चीज़ 7 है या 7 से कम हो जाएगी, अगर वो 7 है तो ना वो अम्ल है और ना ही वो क्षार है, उसे कहते हैं उदासीन। क्या कहते हैं? वो चीज़ उदासीन है, वो क्या है? न्यूट्रल है। क्या? न्यूट्रल। अगर किसकी pH 7 से कम है तो वो अम्ल है, और किसकी pH 7 से ज़्यादा है तो वो क्या है? क्षार है। ये बात क्लियर है आपकी? तो ये बात याद होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसकी pH 7 से कम है इसलिए ये क्या है? लार क्या होती है? लार एक प्रकार का अम्ल होती है। सर इतना ही याद करना है क्या? सर इतना ही पढ़ूं? नहीं बच्चों यार, कहने की बात है लेकिन सही मैं बता रहा हूँ, पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, कितना पढ़ना पड़ेगा सर अभी बताते हैं। अपने पेट में क्या होता है? अपने पेट में HCl निकलता है, अम्ल निकलता है। तो अमाशय में एक रस निकलता है जिसे अपने HCl कहते हैं। इस HCl की अमाशय के रस की pH कितनी होती है? तो ये भी अपने को पता होना चाहिए। ये होती है 1.6। सर अपने 1.6 है पेट में। तो सर ये बताओ कि अम्ल होते हैं, एसिड होते हैं, ये तो मैंने सुना है कि मुंह पर गिरते हैं या क्षार मुंह पर गिरते हैं, बहुत ज़्यादा तगड़ा हो तो वो मुंह जला देता है। सर ये भी मुंह जला देगा क्या? ये भी मेरे पेट तो जला नहीं, लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों जब अपने पेट में निकलता है ना, उससे पहले देखो अपने जुकाम होता है उसे म्यूकस कहते हैं। तो अपने अमाशय में सबसे पहले, इसके निकलने से पहले, अमाशय के रस के निकलने से पहले क्या होता है? अपने पेट में म्यूकस निकलता है। वो म्यूकस क्या करता है? एक लेयर बना लेता है अपनी, और लेयर बना लेगा तो वो HCl को ना, जब वो निकलेगा HCl उसे दीवारों के टच नहीं होने देगा अमाशय की, और अमाशय की दीवारों से जब वो टच नहीं होगा तो अमाशय की दीवारों को कुछ होगा नहीं। तो ये बात याद होनी चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो म्यूकस सही से निकल नहीं पाता और थोड़ा बहुत अपने पेट में जलन आने लगती है, HCl ज़्यादा बनने लगता है। उस वक्त क्या करे? तो उस वक्त एक चीज़ लोगे तुम, उसका नाम क्या होता है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, सस्पेंस होना चाहिए, फिल्मों में सस्पेंस होता है, मज़े आ जाते हैं, इसमें भी होंगे इसमें भी आ जाएंगे। नींबू का pH कितना होता है सर? तो बच्चों नींबू का pH होता है 2। नींबू का pH कितना होता है? 2 होता है। ठीक है सर, एक आपने मुझे ये चीज़ बताई थी, मेरे ध्यान से मुझे याद आ रही है सर ये चीज़। बच्चों इसका पता है क्या नाम होता है? इसका क्या नाम होता है? इसका नाम होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा सर, इसका नाम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है सर? हाँ, इसका एक और नाम है बच्चों, इसे ही अपने क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अच्छा सर ये क्यों बता रही हो? क्योंकि बच्चों इनो और लेते हो ना, उसमें यही यूज़ होता है। इनो और में क्या होता है?
ये चीज़ ही यूज़ होती है। इन और में क्या चीज़ यूज़ होती है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होता है। अच्छा सर ये बात थी। अच्छा सर, तो अभी आपने मुझे बोला था अगर पेट में जलन होने लगे HCl के कारण यानी अमाशय रस के कारण तो मैं कुछ लूँगा। सर मैं यही चीज़ लूँगा क्या? हाँ बच्चों, क्योंकि ये क्या है, ये क्या, अगर आप देखो इसमें OH है और OH किसके अंदर थे याद है? बेस के अंदर यानी क्षार के अंदर। और क्षार क्या करता है? क्षार अम्ल के प्रभाव को खत्म करता है। तो मेरे पेट में अम्ल ज़्यादा बन रहा है और जब अम्ल ज़्यादा बनेगा तो मैं क्या लूँगा? इनो लूँगा। इनो के अंदर ये होगा और ये क्या करेगा? मेरे पेट को शांत करेगा। तो क्या होता है, ऐसी चीज़ें जो एसिड के प्रभाव को खत्म करती है। जब पेट में जलन होने लगे, ठीक है, HCl के कारण, अमाशय के रस के कारण, ठीक है, जलन हो रही है बहुत तेज, और आप क्या करो और कुछ लो आप, और उस चीज़ से क्या हो, उस चीज़ से आपके पेट की जलन खत्म हो जाए, यानी आपके पेट में जो अमल बन रहा था वो उदासीन हो जाए, उसका प्रभाव खत्म हो जाए। ऐसी चीज़ को क्या कहते हैं? एंटा एसिड। एंटा यानी उल्टा, किसका उल्टा? एसिड का उल्टा। तो ये क्या? एंटा एसिड है। समझ आया? तो एंटा एसिड है ये, यानी एसिड पेट में जब क्या हो, उफान आ जाए, जलन पैदा हो, उस जलन को खत्म करने वाली चीज़ को क्या कहते हैं? एंटा एसिड कहते हैं। ये बात समझ आ गई? सर ये समझ आ गया, लेकिन इसका पीएच कितना होता है मुझे तो ये बताओ फिलहाल। इसका पीएच होता है 10 बच्चों। कितना होता है? 10। एक आपके सामने NaOH आएगा, क्या आएगा? NaOH। इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा। इसे कहते हैं कास्टिक सोडा। सोडा क्यों? क्या? क्योंकि सोडियम है। क्या है? सोडियम है। अच्छा सर ये कास्टिक सोडा भी होता है? हाँ बच्चों, कास्टिक सोडा भी होता है। इसका पीएच कितना होता है? इसका 14 होता है। खतरनाक है या नहीं है? 14 पीएच है इसका, तो ये याद रखना बच्चों। सर और भी पीएच है क्या? पहले इसका स्क्रीनशॉट लो फिर बताऊंगा, है ना। और भी पीएच है क्या? हाँ बच्चों, पीएच तो और भी है ना। समझते हैं, चलो समझते चलो और आगे बढ़ते चलो, है ना। बेसब्रा नहीं होना तुम्हें, समझते चलना है एक एक पॉइंट को आराम से, टाइम ही टाइम है, ठीक है। उसके बाद देखना बच्चों, एक चीज़ आएगी हमारे सामने। क्या चीज़ आएगी वो? तो हमें वो जाननी है। जाननी है? नहीं जाननी है। सर मुझे ये बताओ कि कभी कभी दांत खराब होने लगते हैं, दांत के कीड़े लग जाते हैं तो दांत खराब होने लगता है, ऐसा क्यों होता है? यानी में जो टूथ होते हैं ना, टीथ होते हैं, वो डिके करने लग जाते हैं। डिके यानी जो मेरे दांत होते हैं वो क्षय करने लग जाते हैं। क्षय यानी कमी, खत्म होने लगते हैं, मरने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है सर? ऐसा जब होता है जब आपके दांत की पीएच कितनी हो जाए, जब आपके दांत की पीएच कितनी हो जाए, कितनी? 5.6 से कम हो जाए। अच्छा सर ये बात है क्या? 5.6 से अगर मेरी पीएच कम हो जाए तो मेरे दांत खराब होने लग जाएंगे? हाँ, कभी कभी 5.5 भी लिखा जाता है तो कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है, पॉइंटों में इतना सा तो चलता ही है ना। तो ये समझ आ गया। सर ये बताओ मेरे दांत बने किसके होते हैं? आपके दांत बने होते हैं इनेमल के, यानी दांत होगा वैसे वो कैल्शियम है, दांत कैल्शियम है, दांत में क्या? कैल्शियम। उसके ऊपर एक परत होगी जिसे कहेंगे इनेमल कहेंगे। क्या कहेंगे? इनेमल। ये इनेमल किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है कैल्शियम हाइड्रो एपेटाइट, ठीक है। किसकी बनी होती है ये परत? तो ये परत आपको पता होना चाहिए, परत किसकी बनी होती है बच्चों? ये बनी होती है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। हाइड्रोक्सी लिखना था बच्चों, हाइड्रोक्सी एपेटाइट। अच्छा सर ये इसकी बनी होती है। ये क्या होता है सर? ये किसका बना होता है? ये याद रखना, ये बना होता है कैल्शियम। ये किसका बना होता है बच्चों? कैल्शियम कार्बोनेट। नाम सुना होगा, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम फोस्फेट? कैल्शियम कार्बोनेट क्या था बता सकते हो? कैल्शियम कार्बोनेट क्या था? याद है जब कली करी थी, चूना किया था तुम्हारे घर पे, तो क्या हुआ था? याद करना। तो ये बनी होती है कैल्शियम फोस्फेट की। अच्छा सर ये कैल्शियम फोस्फेट का होता है क्या? हाँ बस सिंपल सी बात है, कैल्शियम फोस्फेट में क्या होता है? OH आ जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट कह देते हैं। एपेटाइट यानी भूख, तो भूख लगती है तो दांत का यूज़ करते हो नहीं करते? पानी पीते हो तो दांत का यूज़ करते हो नहीं करते? तो हाइड्रोक्सी एपेटाइट ही रहेगा, देखो रहेगा नहीं, और कैल्शियम के दांत होते ही है। तो इनेमल होता है वो किसका बना होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ये है क्या? तो ये कैल्शियम फोस्फेट
कि क्रिस्टलीय संरचना, जब यानी ये जम जाता है, बढ़िया क्रिस्टल बन जाता है, तो ये इसी को कैल्शियम फॉस्फेट को ही क्या कह देते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, क्रिस्टलीय संरचना। तो ये बात याद रहेगी आपको। सर कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला सिखा दो ना, तो मैंने बताया था ये कैल्शियम होता है और ये होता है फॉस्फेट, होता है या नहीं है? हाँ सर यही होता है। तो मैंने आपको दिखाया था कि कैल्शियम के ऊपर 2 होता है, फॉस्फेट के ऊपर 3 होता है। ये 3 यहाँ पे जाएगा, 2 यहाँ पे जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम के ऊपर आ जाएगा 3 और फॉस्फेट के ऊपर आ जाएगा 2। तो ये फॉर्मूला होता है इसका। अच्छा सर ये तो बहुत आसान था। अब क्या होगा, बैक्टीरिया कभी कभी अपने क्या होंगे, यहाँ पे खाना अटका रह जाएगा, मुंह में बैक्टीरिया होती ही होती है। तो जैसे अपने मुंह बंद करते हैं ना, तो ये बैक्टीरिया अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। मुंह बंद करके रात को सोगे तो ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, ये अपने दांत में अटके हुए हैं, ये इस खाने को क्या खाकर पचाने लगेंगे। और जब वो पचाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एसिड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एसिड। और वो एसिड हमारे दांतों को गला देता है। समझ आया? इसलिए अपने बोलते हैं कि रात को पेश करके सो। क्यों? क्योंकि जो खाना है वो अटका हुआ निकल जाएगा, तो बैक्टीरिया को खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। एक जो एसिड पहले से बना हुआ था बैक्टीरिया के कारण, वो क्या होगा, क्योंकि जो आपका टूथ ब्रश होता है उसके अंदर क्या होता है, टूथ पेस्ट होता है, उसके अंदर क्या होता है, बेस होता है। तो वो एसिड के प्रभाव को खत्म कर देगा, जिसके कारण आप के बैक्टीरिया वो काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बैक्टीरिया को काम करने के लिए कैसा माहौल चाहिए, वेवी है ना, तो एसिडिक माहौल चाहिए। तो एसिडिक माहौल कर देते हैं दांत खराब करने के लिए बैक्टीरिया लोग। ठीक, आप माहौल ऐसा कर दो कि वो काम ना कर पाए, तो क्या होगा, टूथपेस्ट करना, रात को सोने से पहले टूथपेस्ट करना। क्यों? इसलिए कहते हैं रात को सोने से पहले करो, क्योंकि अपने रात को बंद मुंह करके सोएंगे, तो करेंगे तो बैक्टीरिया अपना काम करेंगे और अपने दांत खराब करेंगे। सुबह भले मत करो, रात को पक्का कर लेना चाहिए। तो टूथ डिके भी इसके कारण। एक एसिड रेन होती है, एसिड रेन। तो याद रखना, एसिड रेन जो होती है, अम्लीय वर्षा कहते हैं इसे। ये किसके कारण होती है सर, जब आपकी पीएच होती है ना, पानी की पीएच जो बारिश का गिर रहा है, उसे क्या कहेंगे, रेन कहेंगे। बारिश के पानी को रेन कहेंगे। और जब ये रेन है, ये क्या करे, इसकी पीएच कितने से कम हो जाए, 5.6 से कम हो जाए, तो ये क्या कहलाती है, एसिडिक रेन। अच्छा सर इतने ही उदाहरण है क्या? हाँ ये इतने उदाहरण है। अब एक बात आपको याद रखनी है, जैसे आपके नोट डाल के आप भले लिख लेना कि एक ग्रह है अपने शुक्र, ठीक है, एक ग्रह है अपने शुक्र। उस शुक्र ग्रह पर क्या होता है, वीनस जिसे कहता है, उसके ऊपर बादल पाए जाते हैं। और ये बादल किसके बने होते हैं, H2SO4 के बने होते हैं। और इसे क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, कि बने होते हैं। तो ये बात आपको याद रखने के, एंटासिड किसे कहते हैं, क्या दांत कैसे खराब हो रही है ना। तो ये कुछ बातें जो याद होना चाहिए आपको अच्छी तरीके से। अच्छा सर आज इतना ही करें क्या? तो बच्चे थोड़ा सा और कर लेते हैं, थोड़ा सा और। तो देखना, सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है, सिट्रिक एसिड आ जाता है। कि अब हम कुछ अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। देखो अम्ल भी 2 प्रकार के होंगे, अम्ल भी 2 प्रकार के होंगे। एसिड भी 2 टाइप के होते हैं। कुछ होते हैं कार्बनिक और कुछ होते हैं अकार्बनिक। कार्बनिक जो होते हैं उन्हें कहते हैं ऑर्गेनिक। क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक। और जो अकार्बनिक होते हैं उन्हें कहते हैं इनऑर्गेनिक। क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक वो होते हैं जिनके अंदर क्या मिले अपने को, कार्बन मिले। इनऑर्गेनिक कौन से होते हैं, जिनके अंदर कार्बन नहीं हो। और इनके अंदर कार्बन नहीं होता, क्योंकि इनके अंदर कार्बन नहीं है, ये इसलिए अकार्बनिक है। जितने भी ना ये कार्बनिक होते हैं, ये क्या होते हैं, कमजोर एसिड होते हैं। ये क्या होते हैं, कमजोर, यानी वीक एसिड होते हैं, कमजोर अम्ल होते हैं ये, ठीक है, दुर्बल अम्ल होते हैं। और जो अकार्बनिक जितने भी होते हैं ना अम्ल, जितने भी एसिड होंगे जो इनऑर्गेनिक होंगे, वो क्या होते हैं, स्ट्रोंग होते हैं। वो क्या होते हैं, ताकतवर होते हैं, ठीक है। तो प्रबल होते हैं, वो क्या होते हैं, प्रबल, ठीक है, स्ट्रोंग, तो वो प्रबल अम्ल होती है। जितने यह कार्बनिक अम्ल है ना, इन्हें अपने कहते हैं खनिज अम्ल, ठीक है। मिनरल एसिड भी कहते हैं इन्हें। ये बात याद रखना बच्चों। कुछ होगा कि आपने देखा होगा कि ये कमजोर लिख दिया सर, ये प्रबल लिख दिया, समझ नहीं आई सर ये बात।
यहाँ से ये एक बात आपको याद रखनी है कि वो एसिड जो H+ आयन ज़्यादा दे पानी में घुलने पर और आसानी से दे दे वो होते हैं प्रबल अम्ल, और जो आसानी से H+ आयन को ना दे वो होते हैं दुर्बल अम्ल या कमज़ोर अम्ल। कमज़ोर क्यों है? क्योंकि H+ आयन आसानी से नहीं दे रहे हैं, ठीक है, दे तो रहे हैं लेकिन आसानी से नहीं दे रहे, इसलिए वो कमज़ोर है, ठीक है। तो ये रखना सर, जैसे ये कमज़ोर अम्ल है यानी दुर्बल अम्ल है, वैसे कोई दुर्बल क्षार भी होती है क्या? तो बच्चों दुर्बल क्षार भी होती है। सर जैसे ये प्रबल अम्ल है वैसे प्रबल क्षार भी होती है, हाँ। तो ये दुर्बल क्षार क्या है सर? देखो क्षार क्या होती है? जो OH- आयन दे। कौन सा आयन दे? OH- आयन दे। जब कोई चीज आसानी से OH- आयन दे दे और ज्यादा दे दे तो वो होगी प्रबल, स्ट्रोंग। और कोई चीज, कोई क्षार जो आसानी से OH- आयन ना दे वो होती है दुर्बल। क्या होती है? वीक होती है, वीक बेस होता है वो। तो ये बात याद होनी चाहिए। सर एक वर्ड आया था हमारे, क्या वर्ड आया था? एक होता है क्षार, ठीक है, एक होता है शार्क। जितना मैंने अभी तक पढ़ाया ना, ये जितने बेस थे ये असल में शार्क थे। क्या थे? ये शार्क थे, लेकिन मैं शार्क के ऊपर वर्ड यूज करा था, अभी बताता हूँ। देखो जितने भी शार्क क्या होता है? ऐसे शार्क, ऐसे बेस जो पानी में घुल जाते हैं, जो पानी में घुलते हैं, ऐसे शार्क को अपने क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं, और इंग्लिश में इन्हें कहते हैं एल्कली। क्या कहते हैं? एल्कली। तो ऐसे बेस जो पानी में घुल जाए, सोल्यूबल हो, उन्हें क्या कहते हैं? एल्कली कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्कली कहते हैं। ऐसे शार्क जितने अभी तक मैंने पढ़ाया वो शार्क था। जब मैंने क्षार जहाँ पे बोला वो क्या था? शार्क था, लेकिन आसानी के लिए क्षार बोल दिया था। जैसे बार और द्रव्यमान में अंतर होता है, लेकिन अपने क्या यूज करते हैं? दोनों को एक जैसा यूज कर लेते हैं। तो बेस होता है असल में, उसे कहते हैं शार्क। जितने भी शार्क जो पानी में घुल जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। सोल्यूबल होने चाहिए, और इंग्लिश में इन्हीं एल्कली कहते हैं। तो एक क्वेश्चन आता है कई बार कि सभी क्षार, देखना यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कि सभी क्षार यानी एल्कली शार्क है यानी बेस है, लेकिन सभी शार्क यानी बेस क्षार नहीं है, क्षार यानी एल्कली नहीं है। क्या ये सही लाइन है क्या? हाँ तो बिल्कुल, ये क्या है? सही लाइन है। ये क्या है? सही है। क्यों? क्योंकि अभी देखा अपनों ने कि जितने भी क्षार है ना, जितने भी शार्क होते हैं, जो बेस होते हैं, जो पानी में घुल जाते हैं, वो एल्कली होते हैं। क्योंकि जितने भी ये घुल रहे हैं, ये है क्या? ये शार्क के बेस ही तो थे। तो एल्कली जितने भी होते हैं ये बेस होते हैं। लेकिन सारे बेस पानी में घुल रहे थे क्या? सारे बेस पानी में नहीं घुल रहे थे, इसलिए सारे बेस एल्कली नहीं है, सारे शार्क क्षार नहीं है। तो ये बात आपको याद रखनी है। देखो कुछ हमारे एसिड रह जाते हैं जो हम कल करेंगे, और कल फिर हमारी रिएक्शन होगी कि एसिड है वो पानी के साथ कैसे जुड़ता है, एसिड बेस के साथ कैसे जुड़ता है, एसिड है वो मेटल के साथ कैसे जुड़ता है, एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ कैसे जुड़ता है, ठीक है, जो हम कल करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।